हेलो फ्रेंड्स, हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और आज हम जिक्र करेंगे। कल बताया था कि भाई रेस्पिरेशन में तीन क्रियाएं मोस्टली या मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उसमें पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कई नाम। आज हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ठीक, इसे हम सबसे पहले इसे तीन वैज्ञानिक जिनका नाम था एम्बडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास, ये तीन वैज्ञानिक इन्होंने इसको खोजा था। इसलिए इसे हम ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी पथ, ठीक है। ईएमपी पथ, एम्बडेन, मेयरहोफ, पार्नास, या इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो इस क्रिया की कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। और उस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर ये है ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट इसलिए कहते हैं क्योंकि pH 7 पर हमारे सेल के अंदर सभी जो अम्ल हैं, जितने भी एसिड्स हैं, वो सब एच आयन त्याग कर रहते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, लेकिन जब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ये इस प्रकार से होते हैं एसिटेट, यानी इसकी एसिटेट फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हम पायरुविक एसिड न कह करके पायरुवेट कहते हैं। इस क्रिया में, यानी कि जो मेटाबॉलिक जो पाथवे हैं, इस क्रिया में सबसे पहले तो ये संपन्न होता है साइटोसोल में। कल भी बताया था ये बात कि ये साइटोसोल में संपन्न होता है। और इस क्रिया में दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है एटीपी एंड एक बनते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम या रिड्यूस्ड एनएडीएच। इसको हम कोएंजाइम, निकोटिन एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड, एनएडीएच। इस क्रिया में अगर आप देखेंगे, इस क्रिया में फर्स्ट एंड 3 रिएक्शन एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि जिनमें एटीपी कंज्यूम होता है, और 7वीं और 10वीं एंड 7 एंड 10 रिएक्शन जो है वो एटीपी प्रोड्यूसिंग है। एटीपी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये कुछ जनरल ओवरव्यू इसके बारे में। अब इस क्रिया में स्टार्ट करते हैं हम यहां से। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर होता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर होता है, 1 मोल, ठीक। तो 1 मोल हमने यहां पर कह रहे, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब एंटर होता है तो उसके बाद 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में बदल जाता, मतलब बढ़ता है। कैसे कि ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन, इसलिए 3 कार्बन की 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल क्या बनाता है, पायरुविक एसिड के या पायरुवेट बनाता है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल की ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं, ये सब रिएक्शंस इसकी रिवर्सिबल होती है। तो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम यहां पर काम में आता है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, और इनके लिए आवश्यक होता है Mg+2। ठीक, और इस जगह पर एक मॉलिक्यूल जो एटीपी का है वो काम में आता है। तो देखो एटीपी और ये बन जाता है एडीपी। फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर काम में आ जाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर याद रखनी चाहिए, वो कहीं भूलनी नहीं चाहिए, कि इस क्रिया में, इस रिएक्शन में 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं और 4 एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 2 एटीपी तो यहाँ पर अंदर जाएंगे और 4 एटीपी यहाँ पर बाहर आते हैं, और उसके साथ साथ बनते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम। तो रिड्यूस्ड कोएंजाइम का भी हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, कि किस प्रकार से इनसे भी एनर्जी एटीपी मिलती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया भाई। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। एक चीज यहां पर थोड़ी सी मिस हो गई, बताने वाला है कि कहीं कहीं पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की बजाय कहीं पर ग्लूकोकाइनेज भी लिखा हुआ है, ग्लूकोकाइनेज। अब व्हाट इज हेक्सोकाइनेज एंड व्हाट इज ग्लूकोकाइनेज? देखिए भाई, कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जितनी भी हेक्सोज होती है, हेक्सोकाइनेज, ये ध्यान रखना कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम जितनी भी हेक्सोज होती हैं, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो फ्रक्टोज है, चाहे वो मैनोस है, उन सभी को फॉस्फोराइलेट करता है। जबकि जो ग्लूकोकाइनेज है, ग्लूकोकाइनेज जिसका नाम ही है ग्लूकोकाइनेज, ये वही केवल ग्लूकोज को ही फॉस्फोराइलेट करता है। ये लीवर के अंदर पाया जाता है, और किसके? लीवर एंड पैनक्रियाज में, ये ध्यान रखना भाई, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये ऑल सेल्स में पाया जाता है, प्रत्येक सेल के अंदर होता है। और ये किसकी में? ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट की में, ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट्स की जो सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स और पैनक्रियाज, उनके अंदर होता है ग्लूकोकाइनेज। और जो ऑल सेल्स होती है, इनके अलावा ऑल सेल्स होती है, उनमें पाया जाता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज मोर एफिशिएंट, मतलब ज्यादा अच्छा एंजाइम है, क्योंकि ये किसी पर भी काम करता है, और ये केवल ग्लूकोज पर काम करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बात एक ही है, चाहे ग्लूकोकाइनेज कहें, लेकिन आपको ध्यान समझना, थोड़ा सा ये कंफ्यूज, सॉरी, ये समझना है, जहां भी ग्लूकोकाइनेज लिखा मिलेगा, इसका मतलब है कि अब हम बात लीवर और पैनक्रियाज की कर रहे हैं। अगर हम हेक्सोकाइनेज ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बात केवल अब सेल्स की कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी सेल्स हो सकती है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अब यहां पर एक एंजाइम, जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोपीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस एंजाइम से यहां पर बनेगा फ्रक्टोज और एक एटीपी, और यहां पर काम में आएगा एटीपी, जिससे बन जाएगा एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहां पर बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहां पर बन जाता है। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से एक एंजाइम, और उस एंजाइम से इसका विघटन होता है, और विघटन होने से यहां पर दो चीजें बनती हैं।
एक तो बनती है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या इसको हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहते हैं। और एक बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंजाइम जो यहां पर काम करता है उस एंजाइम का नाम है यहां भी एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम। और उस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में देखो फ्रक्टोज में होते हैं 6 कार्बन, ठीक है, और फॉस्फो जो ग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें 3 कार्बन, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है 3 कार्बन इसके अंदर। तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं पहले और 6 पर। तो देखो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये। ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो एक एल्डोज शुगर है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो एक कीटोज शुगर है का निर्माण हो जाता है। अब ये दोनों आवश्यकता पड़ने पर इंटर कन्वर्टिव भी हो सकते हैं इस तरह से, ऐसे। रिएक्शन हमेशा यहां से चलेगी, एक बात ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा इस जगह से चलेगी, और यहां पर जो एंजाइम काम में आता है उस एंजाइम का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। एंजाइम जो काम में आएगा वो यहां पर उसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। उसके बाद रिएक्शन जो है वो यहां से बढ़ेगी, आपको पता है ये रिएक्शन इस जगह से आगे चलेगी। और यहां से इधर से हम रिलेट कर लेते हैं, उधर आएगा नहीं। तो देखो ये 5 रिएक्शन ये हो गई, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये जो 5 रिएक्शन है इन 5 रिएक्शन में इस क्रिया को हम कहते हैं पे ऑफ फेज, यानी इस क्रिया में प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज नहीं प्रिपरेटरी फेज, यानी इस क्रिया में इसे तैयार किया जाता है। तो दिस इज प्रिपरेटरी फेज। अब हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर हम प्रिपरेटरी फेज यानी कि इस जगह पर इसको तैयार कर रहे हैं, और अब आएगी दूसरी पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज के अंदर मैं यहां से ले रहा हूं इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से, और इसमें अब एक फॉस्फोरिक एसिड प्रवेश करता है, यहां पर लिख देता हूं मैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और इस फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने की वजह से अब ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है, सॉरी एसिड नहीं। तो इस जगह पर एंजाइम काम में आएगा ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज GDH, ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम यहां पर काम में आएगा और फॉस्फेट अंदर जाएगा। तो इस जगह से बनेगा इसमें 1,3 डाई PgAl, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और ये बनेंगे यहां पर 2 मॉलिक्यूल। देखो यहां पर ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बन रहा है ये एसीटोन है, यानी कि कीटोन शुगर है। तो इसका भी इसमें कन्वर्जन आवश्यकता पड़ने पर होता रहता है। रिएक्शन इधर से चलेगी,
इसका स्टोरेज होगा। अगर मान लो इसकी कमी हो जाएगी तो ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये इसी पेज में आ जाएगा। ये बन गया भाई 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इस जगह से यहां पर एंजाइम काम में आता है नेक्स्ट रिएक्शन, और इससे यहां पर देखो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो जब ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का तो उससे बनता है अम्ल, तो ये बन जाएगा 1,3 डाई पीजीए या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बन गया पीजीए। इस जगह पर एंजाइम काम में आएगा 1,3 डाई पीजीएल और डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज जो एचाइन यहां पर निकलेंगे उन एचाइनों को ग्रहण करने के लिए यहां पर होगा NADIN, ये कोएंजाइम है। ये देखो ऑक्सीडाइज कोएंजाइम है, लेकिन जब ये एचाइनों को ग्रहण करता है तो एचाइनों को ग्रहण करने के बाद ये NADH प्लस H प्लस में बदल जाता है, अर्थात ये क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। अब एक दो मॉलिक्यूल है ना, तो दो मॉलिक्यूल ये बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, 2 NADH और ये 2 NADIN और 2 NADH प्लस H प्लस। अब ये कहां जाते हैं ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हम वही जिक्र करेंगे कि 2 NADH प्लस H प्लस जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, आखिर इनका होता क्या है। अब 1,3 डाई पीजीए से बन जाएगा 3 पीजीए। इस 1,3 डाई पीजीए से एक एटीपी, तो सॉरी देखो एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी एडीपी और यहां से फॉस्फेट निकलता है तो बन जाएगा एटीपी। तो 2 एडीपी से 2 एटीपी और यहां पर एंजाइम काम में आएगा फॉस्फोट्रांसफरेज। यानी कि एक फॉस्फेट यहां से ट्रांसफर हो जाता है एडीपी को, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 हो गए तो 2 एटीपी यहां पर बन जाएंगे। मैंने बताया ना भाई 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो गए, एक एटीपी यहां पर कंज्यूम हो गया, एक एटीपी यहां कंज्यूम हो गया, तो 2 तो कंज्यूम हो गए, 4 बनते 2 हमारे पास बन गए और ये बन जाता है 3 पीजीए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 पीजीए। अब 3 पीजीए से एक एंजाइम के द्वारा बनता है 2 पीजीए और वो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज इस एंजाइम की उपस्थिति में जो 3 पीजीए है उससे 2 पीजीए बन जाते हैं। अब 2 पीजीए से बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंजाइम का नाम होगा इनोलेज। एंजाइम है इनोलेज और इससे बन जाएगा पीईपी या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अभी देखो इसमें फॉस्फेट है और अब नेक्स्ट पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज ये एंजाइम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में, ठीक है। लेकिन इस जगह पर यहाँ जो फॉस्फेट है ना, देखो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था, अब रहेगा केवल पाइरुवेट, और पाइरुवेट के बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि शुरू से 2 ही चलते आ रहे हैं। ये भी 2 बनते हैं, 2 बनते हैं, ये भी 2 बनते हैं, ठीक है, ये भी 2 बनते हैं, तो ये भी 2 बनेंगे। और इस जगह पर एडीपी
और एडीपी से बन जाएगा एटीपी, एटीपी बनेंगे 2। तो इस प्रकार से कुल 4 एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। 2 एटीपी कंज्यूम हुए हैं, 2 एटीपी हमने यहाँ पर 4 एटीपी हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, प्लस प्राप्त किए हमने रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो ईटीएस में चले जाते हैं। ठीक, ये थी अपनी रिएक्शन जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम डायरेक्ट लिखें तो सॉल्ट में लिखने के लिए ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और प्लस 2 एटीपी प्लस NADH या NADIN 2 NADIN। आगे जाके प्राप्त हो गए पायरुवेट कितना 2 मॉलिक्यूल प्लस एटीपी 4 एटीपी प्लस 2 NADH प्लस H प्लस। ये पूरी रिएक्शन, आगे की जो रिएक्शन है वो पायरुविक एसिड से चलेगी। ठीक है, तो हम अगर इसमें देखें तो शुद्ध लाभ हमको यहाँ पर केवल 2 एटीपी का होता है, क्योंकि 4 एटीपी यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, 2 काम में आते हैं, 4 में 2 एटीपी हमको यहाँ पर बचते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध लाभ जो है वो केवल हमको 2 एटीपी का होता है। तो ये थी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। इसके कुछ फैक्ट्स रह रहे हैं, एक बार आप इस रिएक्शन को ढंग से याद कीजिए, पढ़िए। इसके बारे में कुछ रेगुलेशन कैसे होता है अगर हम यही बता दूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जिक्र करेंगे। तो वही पुरानी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।